हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ जो पेपर है उसका एक एक करके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। अगला प्रश्न है, इसमें विषम युग जो है ज्ञात करना है। तो विषम युग हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्रू गेज या आयतन। स्क्रू गेज जो है आयतन नहीं नापता। चलिए अगला देख लेते हैं। ये एक श्रृंखला दी गई है, तो इस श्रृंखला का अगला पद बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 120। अगला है, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्म किस दिन हुआ था। तो शिव का जन्म हुआ था ऑप्शन सी शुक्रवार को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर मुझसे क्या संबंध है। तो उनका जो संबंध है वो हो जाएगा दादा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें ये शब्द जो दिया गया है कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में होगा। तो मध्य क्रम में जो अक्षर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओ। चलिए अगला प्रश्न है, यदि फीमेल को इस रूप में कूटीबद्ध किया जाए तो लीफ को किस रूप में कूटीबद्ध किया जाएगा। तो वो किया जाएगा ऑप्शन सी 3 5 1 6 के रूप में। अगला प्रश्न है, इसमें पी और आर का अनुपात बताना है। ये प्रश्न जो है वो कि गणित का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7:9। इसमें देख लीजिए, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोच्चि से कोयम्बटूर कितनी दूरी है। तो कोच्चि से कोयम्बटूर की जो दूरी पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये ग्राफ वाला प्रश्न है। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं इसका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1,32,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग पूरा करके देखिएगा सॉल्यूशन। अभी मैं आंसर बताते जा रही हूँ सब। आप लोग अपने कोई आंसर्स चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला का अगला पद हमें जो बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125। असमान इनमें से छांटना है, तो 216 343 इनमें से जो असमान होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 504। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न में फिर से एक ग्राफ दिया गया है, तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न के। तो इस प्रश्न में क्या है कि यदि विज्ञापन पर व्यय 2.55 करोड़ है, तो परिवहन और कर पर व्यय के बीच का अंतर बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42.5 लाख। तो ये 42.5 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ से इसमें क्या है कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस मिक्स हैं। चलिए, यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम को जो है वो प्रतिस्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्व के द्वारा। अगला देख लेते हैं। श्रृंखला 211 227 233 ये श्रृंखला दी गई है। इसमें क्या करना है, हमें अगला पद बताना है। तो अगला पद है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 257। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर स्क्रू को इस तरीके से लिखा जाता है तो नील्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IANSL। चलिए अगला प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई या चौड़ाई के अनुसार आध अनुपात 7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान की परिमाप के अनुसार 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है। प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है ये आपको बताना है। यहाँ पे तो जो प्रत्येक अक्षर है वो आया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी I2 N2 C2 D1 E2। ये यहाँ पे एक प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 370। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आकृति वाला प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि अगली आकृति आपको बतानी है। तो इसमें जो अगली आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि ने कहा, यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। ध्वनि का उस लड़के से क्या संबंध है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी सास का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो वो है ऑप्शन ए चेंज जो है नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं। अगला पद आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 है। अगला पद आपको बताना है, तो अगला पद जो है वो हो जाएगा 625। यहाँ पे आपको क्या बताना है
इस प्रश्न का सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए जो ये स्टार को बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम, ये इसे संतुलित करना है तो गणितीय जो चिन्ह है वो कौन से लगेंगे, इस तरीके से आपको सारे चिन्हों को लगा के थोड़ा आप देखेंगे तो आ जाएगा आराम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। समान एक युग्म ज्ञात करना है, इसके समान एक युग्म ज्ञात करना है तो वो युग्म जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 256/64। आगे ये निष्कर्ष और कथन वाला प्रश्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। तो जब इसको क्रम से करेंगे तो इसमें जो पहले आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, तो वो शब्द जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है हमारा, यहाँ राज्यों की कुल जनसंख्या दे दी गई है, पूरा ग्राफ बना के दिया गया है जनसंख्या का, लिंग, साक्षर, निरक्षर और जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि राज्यों ए, बी और डी में पुरुषों की कुल संख्या सभी दिए गए राज्यों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत होगी। तो क्या है, ए, बी और डी में पुरुषों की कुल संख्या राज्यों की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत होगी, ये है प्रश्न। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 35.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी होनी चाहिए। तो डिग्रियों की लगभग संख्या है वो कितनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 122। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है, क्रमशः दोनों स्थितियों में वह अंततः किस दिशा में दौड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण उत्तर में। अगला प्रश्न है, अनुक्रम को पूरा करना है, तो अनुक्रम को पूरा करने में जो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पे तो वो आ जाएगा ऑप्शन बी, VE4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 182। अगला देख लेते हैं, जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर और चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो वो हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहाँ पे देख लेते हैं, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो अब आप किस दिशा में हैं, तो 270 डिग्री जब दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो अब है ऑप्शन ए, पश्चिम दिशा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% लाभ प्राप्त हो सके। तो छूट की दर क्या होनी चाहिए, जो 12% लाभ प्राप्त हो सके, तो वो होनी चाहिए ऑप्शन सी, 20%। अगला है, एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, तो उसे उस वस्तु को बेचना होगा 2400 रुपये में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1080 अधिक पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता, तो पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक की जो कीमत है वो हो जाएगी एक सेकेंड, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 5400 रुपये। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 था और 9 अन्य छात्रों का 6.8, तो 17 छात्रों का औसत जो है वो क्या होगा, तो वो औसत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। अगला प्रश्न है, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 123। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ए और बी स्टील की दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, तो जो वजन है वो कम हो जाएगा 57.5%, इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो जो ब्याज दर है वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन सी, 15%, इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं। अगला है, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि जो है वो होनी चाहिए ऑप्शन बी, 20%।
अगला प्रश्न है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो है 36 और 24। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक डॉक्टर रुपये 3,825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो किस्त का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 2,028 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो संख्या के योगफल क्या है कि 36 है, उनका मासापा 4 है, तो इन संख्याओं में कितने युग्म संभव है? तो वो जो है इन संख्याओं के युग्म में 3 संभव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हो जाएगी 110 मीटर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन ए 240। अगला प्रश्न है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो न्यूनतम सैनिकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए 36। ऑप्शन ए 3600 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रही है। दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती हैं। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की जो गति है वो हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कुछ मजदूर एक कार को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए 165 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 उधार देता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य क्या होगा? तो जो घड़ी है उसका मूल्य हो जाएगा ₹5,000। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए, बी, सी इस कार्य को करेंगे ऑप्शन डी 8 दिनों में पूरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या बताना है कि निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? तो जो सबसे अधिक समान जोड़ा है वो हो जाएगा कोमल और सौम्य। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एडम बेटी के ठीक बाईं ओर बैठा है। चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर बैठा है। बेटी एडम और डैन के बीच बैठी है। ईव डैन और फ्रैंक के बीच में बैठी है। फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो फ्रैंक के ठीक बाईं ओर जो बैठा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ईव। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी समय को 7:15 के रूप में दिखाती है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण होगा वो होगा 127.5 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देख लेते हैं। सादृश्य को पूरा करना, जैसे चिकित्सक निदान वैसी न्यायाधीश क्या करता है? तो वो करता है ऑप्शन ए निर्णय। अगला प्रश्न देखते हैं। सादृश्य पूरा करना है, बीजगणित में गणित से है तो सिम्फनी किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन डी संगीत से। अगला है हमारा, इस प्रश्न को अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम ज्ञात करना है इसमें से। तो इसमें जो विषम है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 64। शरद का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। शरद अनिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगी कजिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 से विभाजित होता है? तो सबसे छोटा जो धन पूर्णांक है वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 48। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगली आकृति आपको बतानी है। इसमें जो अगली आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे इस तरीके के वर्ग आयत दिए गए हैं, तो ये तो खड़े खड़े इस तरह वैसे आयत है नहीं, ये वाले दोनों में से एक होगा, पर इसमें ये वाला जो है वो इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है क्योंकि ये आकृति थोड़ी सी ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। 1, 2, 3 और 4 अंकित समस्या आकृतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। ए बी सी डी की आकृतियों में, अच्छा इसमें क्या है, संबंध बताना है। यहाँ पे ये देखिए,
तो इसमें इस आकृति का जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी वही आकृति कंप्लीट करनी है 68 नंबर में भी, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही आकृति है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पे क्या है कि वर्गों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, तो वर्गों की जो संख्या है वो हो जाएगी ऑप्शन डी 18। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत एशिया, वैसे इटली क्या है, तो इटली है यूरोप से संबंधित। अगला प्रश्न है, इसने श्रृंखला पूरी करनी है, तो इस श्रृंखला का जो अगला पद है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 729 जो है अगला पद हो जाएगा। अगली आकृति ज्ञात करनी है, तो अगली आकृति जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उसे दुगनी गलतियां की, यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्न के सही उत्तर दिए, तो ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। अगला देख लेते हैं, क्रम में अगला बताना है। ठीक है, जो है प्रश्न नंबर हमारा 75, इसमें क्या है, हमें क्रम में अगला बताना है, तो जो अगला हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बैलगाड़ी में समास, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है, तो व्यास पुरस्कार के जो विजेता है वो ऑप्शन ए है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। अगला है परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो परि में उपसर्ग जो है वो जोड़ेंगे हार, परिहार। अगला प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है, कौटिल्य का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए आर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है तिलक किस प्रकार का शब्द है, एक सेकंड ये वाला नहीं, अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रतिकूल में जो उपसर्ग है वो है प्रति उपसर्ग। तिलक शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक जो है हमारा ऑप्शन सी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, स्वच्छ का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मल। वर्वे छंद है, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी तेज। अगला देखते हैं मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ जो है उसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न है री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये आती है हस्व स्वर के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा शायद कल मीरा दिल्ली, तो इसमें क्या है कि संभाव्य भविष्य काल में हमें आपको बताना है, तो इसका मतलब है कि शायद कल मीरा दिल्ली जाए, ये हो गया संभाव्य भविष्यकाल। अगला है गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के सही अर्थ, तो गाड़ी मतलब होता है यान और गाड़ी मतलब गहरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी मधुकर। अगला देख लेते हैं त्याग पत्र किसकी रचना है, तो त्याग पत्र जो है वो ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार की रचना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या है इसके सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये गद्यांश आप लोग अपने आप से देख लीजिएगा। चलिए तो एक एक करके इसके प्रश्नों पर आते हैं। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, तो वो हुआ है जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं पारस्परिक भय के कारण। अगला प्रश्न है आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। आगे देखते हैं इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, तो वो जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। अगला है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, तो ये प्रेरणा दी है जापान के विनाश ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाचक, मतलब जब क्रिया क्या है कर्ता के लिंग वचन और कारक, तो हो जाएगा कर्तृवाच, कर्तृवाच हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी परिमाणबोधक नहीं है। क्रम की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो राहुल क्या जा रहा है, ये ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा अशुद्ध। कौन सा शब्द पद का शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो वो जो है ऑप्शन बी पुष्प इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, तो वो है ऑप्शन डी रूपक जो है वो अर्थालंकार है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी माँ। अगला प्रश्न है छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान कारक। अगला प्रश्न है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी ऑप्शन सी सहायक क्रिया। अगला है एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, तो इसके जो कथाकार हैं वो हो जाएंगी ऊषा राज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन सी पुल्लिंग में।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसे टाला ना जा सके, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनिवार्य। अगला है, इस मुहावरे का बताना है सही मुहावरा। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि मखमली जूते मारना, इसका अर्थ होता है मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो मिथ्या आडंबर जो है वो किस में हुआ है? तो वो हुआ है छटांग चून चौबारे रसोई, यह है मिथ्या आडंबर। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनाज का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए शस्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो कहावत में प्रत्यय हो जाएगा आवत प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे क्या है कि जीके जीएस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ये इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। अगला है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 28%। अगला देख लेते हैं, सबसे बड़ा वन है? तो वो है ऑप्शन सी सुंदरवन। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है ऑप्शन बी बरसाना में। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो पहला ट्रैफिक पार्क है जो वो खोला गया है ऑप्शन ए प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, PMJDY कब लॉन्च हुए हैं? तो ये जो लॉन्च हुई है योजना, ये लॉन्च हुई है 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो जो भूमि साझा नहीं करता वो है मालदीव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो वो ही है ऑप्शन नंबर डी प्लासी के युद्ध से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उच्च कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 122। चलिए प्रश्न नंबर 122 को देखते हैं। रैनसमवेयर जो है एक सेकेंड, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। अगला प्रश्न है, शतगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है ऑप्शन सी प्रेमचंद जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो वो है ऑप्शन बी मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला है। अगला है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के समय। अगला है, का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेब हाईजैकिंग। अगला देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो हुआ है तीस्ता नदी के कारण, वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1914 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो जीएसटी के जो जनक है वो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो ये किसने की है? वो की है एक्स ट्विटर ने। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर डी माप। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो वो छोटे हीरे होते हैं ऑप्शन डी सूरत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 135। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल वनावरण है, तो भारत में जो कुल वनावरण है वो है 21.05%, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी नाट्य शास्त्र को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, में मुख्य रूप से शामिल थे या थी? तो इसमें मुख्य रूप से जो शामिल थे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। चलिए अगला देखते हैं,
समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा व्यवहारिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन सी मणिपुर में। चलिए अगला देख लेते हैं। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो दोनों कौन शामिल हैं? तो वो हो जाएगा अधिकार और दायित्व। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? तो ये किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क ने। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये पूर्ण रूप बताना है, तो इसका पूर्ण रूप है जो वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो ये किया है लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, सदस्यों की सेवा करना। अगला है साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो साइबर सुरक्षा के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए, CERT इन जो है वो जिम्मेदार है। तो ये था हमारे 150 प्रश्न। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।